सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम साइंस को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चलिए सामान्य विज्ञान को देख लेते हैं। विज्ञान के 4 पार्ट: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी। ठीक है। विज्ञान जो वी प्लस ज्ञान मतलब विशुद्ध जानकारी, साइंस या शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है जानना, टू नो। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी, इस वीडियो में पूरी बायोलॉजी की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। बायोलॉजी की जनक अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल। लैमार्क व ट्रेवियरनस ने शब्द दिया था। कौन सी पुस्तक थी? जूलॉजिकल फिलोसॉफी, जीवन दर्शन जिसे कहते हैं। इसमें सजीवों में पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, इनके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी और फाइटोलॉजी, जिसको बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, फाइटोलॉजी को पादप विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं और इनकी जो पुस्तक थी अरस्तु की, हिस्टोरिया एनिमलम थी। फाइटोलॉजी पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं। इसके जनक थे थियोफ्रेस्टस। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटरम। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान के छात्र किसके नाम की शपथ लेते हैं? हिप्पोक्रेट्स के नाम की शपथ लेते हैं। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के जनक है कैरोलस लिनियस। और विज्ञान में जो लैटिन भाषा का प्रयोग है उनमें कौन कौन सा है? बायो को सजीव कहते हैं, जू मतलब जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन, फाइट मतलब पादप, हाइड्रो मतलब जल, आइटिस मतलब सूजन, जीरो मतलब शुष्क, फोबिया मतलब डर, पोनिक्स मतलब मृदा रहित कृषि जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, तो वो पानी में करते हैं। मीटर मतलब यंत्र, एरो या न्यूमा मतलब हवा, डेंड्रो मतलब झाड़ी, नियोनेंट मतलब नवजात शिशु, फाइको मतलब शैवाल, माइको मतलब कवक और कार्डियो मतलब हृदय। सजीवों का अध्ययन किसे कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, जल का अध्ययन हाइड्रोलॉजी, कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, जल में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट, जल में मृदा रहित कृषि हाइड्रोपोनिक्स, जल का घनत्व मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर, जल से डर न लगना मतलब जब रेबीज हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया। रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज होता है रेहब्डो वायरस के कारण। 100% घातक रोग है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो जो कुत्ते काटने से होता है ना, कुत्ते या बंदर के काटने से, वो शुष्क आवास में पौधे उगने वाले पौधे उनको कहते हैं जीरोफाइट। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नवजात शिशु का अध्ययन नियोनेंटोलॉजी कहलाता है। लेक्ट की बात करते हैं, दूध या दही। लेक्ट मतलब दूध या दही। दूध का अध्ययन लेक्टोलॉजी। दूध का घनत्व मापने का यंत्र लेक्टोमीटर। दूध में उपस्थित शर्करा जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। खट्टे दूध या दही में जो उपस्थित अम्ल होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। दूध श्रावण करने के लिए, दूध सिक्रेशन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन को प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, गर्भपात का हार्मोन भी कहते हैं, प्रजनन का हार्मोन भी कहते हैं। दूध को दही में जमाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन 1 जुलाई 2018 से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाश्चरीकरण का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया था। जीवाणुओं की जर्म थ्योरी भी लुईस पास्चर ने दी है। ये पुराना वाला है, इसको नहीं पढ़ना, ये वाला पढ़ना है। ठीक है। कि दूध को 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकंड तक अगर गर्म करते हैं कंटिन्यूस फ्लो में तो उसका पास्चराइजेशन होता है। और 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि 1 से 2 सेकंड के लिए बैच प्रोडक्शन में अगर गर्म करते हैं तो वो पाश्चरीकरण हो जाता है। फर्मेंटेशन की बात करते हैं, किण्वन की बात करते हैं। किण्वन का शाब्दिक अर्थ है सड़ना। परिभाषा क्या है? इस प्रक्रिया में एक पदार्थ, मान लीजिए ग्लूकोज है, वो दूसरे पदार्थ जो कि अम्ल या एल्कोहल में बदल जाता है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति होती है। ठीक है। इसमें CO2 का निष्कासन होता है और O2 की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद में बात करते हैं दूध का जमना, दूध का फटना, अंगूर से शराब उत्पादन। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या हैं? किण्वन की हैं एक तरह से। ठीक है। किसके कारण होती है? लैक्टोबैसिलस। और अंगूर से शराब उत्पादन वगैरह, अनाज से शराब उत्पादन, ब्रेड उद्योग, बेकरी उद्योग, ये यीस्ट है, सैकरोमाइसीज इसे कहते हैं। ऑर्निथो पक्षियों के बारे में, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है।
पक्षी विशेषज्ञ ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है। भारत का सुप्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ है डॉक्टर सलीम अली, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। भारत का पक्षी मानव भी डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो गोवा में स्थित है। पक्षियों की जो बीट होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑर्निथिक अम्ल। पक्षियों की विशेषताएं क्या होती हैं? चोंच होती हैं, दांत अनुपस्थित होते हैं, हड्डियाँ खोखली होती है जिनमें हवा भरी होती है। हवा भरी होने के कारण इन्हें वातिल हड्डी न्यूमेटिक बोन्स भी कहा जाता है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, बीट में ही, मतलब टॉयलेट एक साथ में जाते हैं, ठीक है। पक्षी स्तनधारी समतापी होते हैं, एंडोथर्मल होते हैं, इन्हें सर्दी गर्मी का एहसास होता है। नहीं उड़ने वाले पक्षियों में देखते हैं शुतुरमुर्ग है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है। पक्षी में सबसे बड़ी आँख शुतुरमुर्ग की होती है, ठीक है। उसके बाद में रेमू पक्षी, एलिफेंट बर्ड, रिया, मोआ, कैसोवरी, कीवी, न्यूजीलैंड डोडो, मॉरिशस वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं ये। सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक, मतलब जो पक्षी या जो प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे होती हैं वो रेड डाटा बुक में होती हैं। इसको कौन मॉनिटर करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये करती है। डर्मिस, डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा की बात करते हैं। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। त्वचा में शुष्कपन जीरोडर्मा कहते हैं। अगर त्वचा में सूजन है उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा कहलाता है, जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या हरफनमौला अंग जो है वो कहलाता है। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? मेलानिन वर्णक से, जो सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होता है। त्वचा में प्रोटीन कौन सा होता है? इलास्टिन प्रोटीन होता है। इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है। जब यंग एज होती है तो उसमें इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा होता है, और जब बुढ़ापा आता है तो वहाँ पर इस इलास्टिन कम हो जाता है। ये त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है। त्वचा में ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, श्वेत ग्रंथि होती है, तैलीय ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथि मतलब पसीने की ग्रंथि, और तैलीय ग्रंथि मतलब सीवम, जो तैलीय पदार्थ जो होता है वो ऑयली स्किन होती है तो वो सीवम निकलता है। पसीने में, लार में और आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है, लाइसोजाइम इंपॉर्टेंट है। पसीना शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रित करने में कौन सी ग्रंथि का योगदान होता है? हाइपोथैलेमस का, जबकि सुअर में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। फिर पोषण की बात करते हैं हम। न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं हम, लैटिन नाम न्यूट्रिशन है। पोषण का लैटिन नाम ट्रोफो है, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। पोषण का उद्देश्य क्या है? भोजन के माध्यम से पोषण किया जाता है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। पोषक तत्व शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं तथा इनके दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है। पोषक तत्व किसे कहते हैं? शरीर को ऊर्जा देने वाले तथा रोगों से सुरक्षा करने वाले तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मेजर न्यूट्रिशन एलिमेंट और माइनर न्यूट्रिशन एलिमेंट, मतलब स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर अल्प पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। और अल्प पोषक तत्व जो होते हैं कम मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को, और उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। मतलब जो स्थूल पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ज़्यादा मात्रा में भी चाहिए होते हैं और एनर्जी मिलती है इनसे, ठीक है। और जो जल, विटामिन, खनिज लवण अल्प पोषक तत्व कहलाते हैं, इनसे एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है रफेज। रफेज क्या होते हैं? जो कि जल का अवशोषण करते हैं, न तो पचते हैं और ना ही ऊर्जा देते हैं, परंतु शरीर में जल के अवशोषण को बढ़ा देते हैं, मलोत्सर्ग में सहायता करते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेग्निन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है। प्राप्ति स्रोत क्या हैं इसके? हरी सलादों में मिलते हैं, दालों में मिलते हैं, अनाजों के छिलकों में मिलते हैं, फलों के छिलकों में मिलते हैं, वो रफेज कहलाते हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के समस्त अवयव मौजूद हों, संतुलित भोजन कहलाता है। अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल व खनिज लवण युक्त भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। पूर्ण भोजन ऐसा भोजन जिसको खाने पर पुरुष व महिला को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति हो, पूर्ण भोजन कहलाता है। प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता
अगर हम मेल की बात करें, सामान्य अवस्था में, विश्राम की अवस्था में उसको 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिश्रम की अवस्था में मतलब अगर वो कार्य कर रहा है तो 4000 किलो कैलोरी उसको भोजन से आवश्यकता होती है ऊर्जा की। यदि हम स्त्री की बात करें, फीमेल की बात करें, तो फीमेल में 3 टाइप की ऊर्जा रिक्वायर्ड होती हैं। फीमेल में सामान्य विश्राम की अवस्था में 2100 किलो कैलोरी, और परिश्रम की अवस्था में 2400 किलो कैलोरी, और जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसको 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के मात्रक, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जबकि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। जो कोशिकीय ऊर्जा होती है या श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम, जो उससे एनर्जी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, कोशिकीय ऊर्जा की मात्रा जो होती है। 1 किलो कैलोरी में 4184 जूल होते हैं, या हम 1 कैलोरी कह सकते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये सरलतम पोषक तत्व हैं, शरीर में सबसे जल्दी पचते हैं। सरलतम पोषक तत्व शरीर में जल्दी पचते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन CHO, इनका जो रेशियो होता है 1:2:1। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इनका रासायनिक संयोग से इनका निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र है CnH2nON। ठीक है। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स। ठीक है। अगर मान लीजिए C6 है तो शर्करा बन जाएगी हेक्सोज शर्करा, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, 6,6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। पेंटोज, जिसमें C इज इक्वल्स टू 5 मतलब C5H10O5 राइबोज शर्करा, C4 मतलब इरिथ्रोज शर्करा। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत का कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं हनी मतलब शहद, आलू, केला, चावल, गेहूँ, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। हनी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आलू, हालांकि ये अपने इससे संबंधित नहीं है कि आलू का राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये अपने इसके नहीं है। आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं। जो मोनोसेकेराइड होता है सबसे सरलतम फॉर्म होती है, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, जिसका रासायनिक अपन ने नाम देखा था C6H12O6, ये हो गया मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में मतलब जब 2 ग्लूकोज मिलकर, 2 शर्कराएँ मिलकर एक नए शर्करा का निर्माण करती है, उसको डाइसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे अणु मिल जाते हैं। जैसे हम इसकी बात करें डाइसेकेराइड की, तो इसका फॉर्मूला हो गया C12H22O11। इसमें एक H2O रिलीज होता है। ठीक है, 2 अणु मिलते हैं। जैसे बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज किस में होता है? ब्लड में। ग्लूकोज का ब्लड का pH मान 7.4 होता है। ब्लड की स्टडी हीमेटोलॉजी कहलाती है। कितना ग्लूकोज होना चाहिए? 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए। फ्रक्टोज है, शहद या फलों में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। ग्लैक्टोज मिल्क में होता है। जब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड मतलब अगर ग्लूकोज के 2 अणु ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाते हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज होती है चावल या मांड में। ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिल जाता है तो वो बनाता है सुक्रोज, जो कि गन्ने की शर्करा होती है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिल जाता है तो वो लैक्टोज मतलब दूध की शर्करा बना देता है। लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी जांचने काम आता है। दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। किण्वन का ये अपन ने पढ़ चुके हैं। पाश्चुरीकरण सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन को कहते हैं। ठीक है, अमूल डेयरी की स्थापना जब हुई थी उसके केस में। पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड C6H10O5N। जैसे पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज और स्टार्च। सेल्यूलोज मानवों में पाचन नहीं होता है, घास खाने वाले जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है। जब उनके मुंह से वो जुगाली करते हैं तो झाग निकलते हैं। ठीक है, और पौधों की कोशिका भित्ति में भी सेल्यूलोज
उपयोग होता है, या हम कह सकते हैं सेल्यूलोज से ही पोषक पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। स्टार्च किसे कहते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर तीसरा पॉलीसेकेराइड है, वो है ग्लाइकोजन, जिसको जंतुमंड भी कहते हैं, हमारे लीवर में स्टोर होता है। पाचन कौन सी प्रक्रिया है? एक कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। स्टार्च की बात करें, स्टार्च ग्लूकोज में पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम होता है उसके अंदर? टाइलिन एंजाइम। ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। आगे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की अधिकता। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से नॉर्मली मैंने आपको बता दिया 80 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए ब्लड के अंदर। अगर मीठा खाया, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई 150 mg पर 100 ml होगी, तो क्या होगा? एक्सेस जो ग्लूकोज होगा, एक्सेस जो शर्करा होगी, उसको लीवर क्या करेगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा इंसुलिन की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। यकृत को, जो लीवर होता है हमारा, उसको केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहलाते हैं। ग्लाइकोजन जो है यकृत में ही स्टोर होता है। और यकृत इंसुलिन, देखो इंसुलिन का जो स्राव है वो बीटा सेल से होता है, पैंक्रियाज से। और इंसुलिन की खोज की थी एफ बेटिंग ने, और इसमें जिंक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी, ये एक फास्ट क्रिया, मतलब फास्ट मतलब उपवास। जब हम उपवास करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, मतलब एनर्जी कम हो जाती है। तो जो स्टोर्ड हमारा ग्लाइकोजन जो होता है लीवर के अंदर, वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसको ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस कहते हैं। जब ज़्यादा मीठा खा लिया तो लीवर है वो स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, इंसुलिन की उपस्थिति में। और जब फास्ट करते हैं तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कैटाबॉलिज्म से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। खिलाड़ियों को जो फास्ट एनर्जी के रूप में दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के पेय पदार्थ दिए जाते हैं। जो रेड बुल वगैरह जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें एनर्जी प्रोवाइडर। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोतों में कार्बोहाइड्रेट्स यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हमने पढ़ लिए हैं। अनाज, फल, चावल, गेहूं, गुड़, शहद, गन्ना, सब्जी। सर्वाधिक मात्रा सब्जियों में आलू में होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फलों में केले में होती है, अनाज में चावल में होती है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स और स्रोत, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, पाक्ष्य शर्करा या रक्त शर्करा भी कहते हैं। ग्लैक्टोज मस्तिष्क की शर्करा, ब्रेन शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को फलों या शहद की शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज अनाजों की शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज को दूध की शर्करा या मिल्क शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज गन्ने की शर्करा या इक्सु शर्करा, प्रतीप शर्करा या टेबल शुगर, जो अपन सौंफ चीनी लेते हैं ना, उसमें भी सुक्रोज होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट का अणु जिसको ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज ये होते हैं। अगर 2 कार्बोहाइड्रेट के अणु जैसे ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड में 7 से अधिक कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं, वो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन। इनके अलावा ओलिगोसेकेराइड भी होता है, वो डाइसेकेराइड का ही एक तरह से रूप होता है। बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर ने की थी। नाम किसने दिया था? बर्जीलिस ने दिया था। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य होता है बॉडी की मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना। पहलवान मांसपेशी मसल्स बनाने में प्रोटीन का उपयोग करते हैं। घाव भरने तथा शरीर के विकास वृद्धि के लिए प्रोटीन का मुख्य योगदान है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? जो इम्पोर्टेंट है, अंतरिक्ष यात्रियों का जो भोजन होता है उसको बोलता है क्लोरेला शैवाल, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है स्पाइरुलिना शैवाल में, 65% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 46, दालों में 25 to 26%, मांस मीट में होता है 20 to 22%, अंडे में होता है 10 से 12%, दूध और मछली में होता है 11 से 12%। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमको मिलती है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन का निर्माण जो होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है। अमीनो अम्लों में कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अमीनो अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवश्यक और दूसरा अनावश्यक। 10 जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, ये शरीर में नहीं बनते, शरीर में क्रिएट नहीं होते हैं, ये इनकी पूर्ति भोजन से होती है। जबकि 10 बाकी आवश्यक जो होते हैं, अनावश्यक,
वो शरीर में ही बनते हैं और इनकी पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक इम्पोर्टेंट नोट है, लेमेनिरिया शैवाल जो होती है उसमें सर्वाधिक आयोडीन पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन। इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। दांत में कौन सी प्रोटीन होती है? डेंटिन। रक्त में कौन सी होती है? ब्लड में एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिनोजन। जब रक्त की बात करेंगे तो उसमें 5 प्रकार की प्रोटीन देखेंगे, ठीक है। अस्थि में, हड्डी में कौन सी होती है? इलास्टिन प्रोटीन होती है, कोलेजन होती है, रोसिन होती है। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। उपास्थि में कोंड्रिन। रुई में कौन सी होती है? फाइब्रिन। खुर, सींग, नाखून, बाल, इनमें कौन सी होती है? केराटिन। अंडे में कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। मांस में होती है एक्टिन व मायोसिन। त्वचा में होती है इलास्टिन। अंडे की प्रोटीन का जैविक मान सर्वाधिक होता है। मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन को संकुचनशील प्रोटीन भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियरकर व मैरामस रोग हो जाता है, ठीक है ना। इन रोगों से ग्रसित बच्चों को रेड बॉय कहते हैं। मांसपेशियों में सूजन व कमजोरी होती है, पित्त की पथरी बन जाती है। ये प्रोटीन की बात होगी। अब हम बात करते हैं फटाफट फैट की बात करते हैं। फैट को वसा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में तो क्या था? CHO का एक निश्चित अनुपात था 1:1, लेकिन अगर CHO का अनिश्चित अनुपात हो तो वहाँ पर वसा का निर्माण होता है। अनिश्चित अनुपात, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है C57H110O6। ये होता है। एक वसा के अणु में 3 वसीय अम्ल फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल का अणु होता है, ठीक है। एक वसीय अणु इज इक्वल्स टू 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल का काम क्या होता है? ग्लिसरॉल का काम होता है साबुन को पारदर्शी बनाने में, बनावटी आंसू लाने में, ठीक है। 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन वसा सबसे धीरे पचता है तथा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट देता 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन दे रहा था 4.2 किलो कैलोरी, और वसा दे रही है 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। वसा का पाचन सबसे धीरे होता है लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। पाचन का क्रम अभी हमने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी पचते हैं, प्रोटीन उसके बाद में, और वसा सबसे धीरे पचती है। ऊर्जा का क्रम, वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है, प्रोटीन उसके बाद में देता है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम ऊर्जा देता है। वसीय अम्ल जो फैटी एसिड्स मैंने बताया, एक वसा अणु में 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। संतृप्त जो होते हैं सैचुरेटेड, उनमें एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा संतृप्त सैचुरेटेड होते हैं, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे घी हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये सारे ठोस अवस्था में होते हैं कमरे के ताप में। और बाकी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऑयल वगैरह जो होते हैं वो सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सारे क्या होते हैं कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तभी तो कहता है ना कि भाई घी या ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो समस्त जंतु वसा, गाय भैंस का घी वगैरह, नारियल का तेल। अपवाद है वो नारियल व चीड़ का तेल है इसमें। इसका एग्जाम्पल है समस्त वानस्पतिक वसा, सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन का तेल। इसका अपवाद है मछली के यकृत का तेल, जो कॉड लिवर ऑयल होता है, हैबिटेट लिवर ऑयल होता है, वो इसके अपवाद हैं। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। विटामिन्स की खोज हॉपकिंस ने की थी और नाम किसने दिया था? सी फंक ने। विटामिन्स न तो पचते हैं और ना ही ऊर्जा देते हैं। ये शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। ये शरीर के वृद्धि विकास में सहायता करते हैं, रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील, दूसरा वसा में। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी और पी, ठीक है। और वसा में विलेय जो होता है वो होते हैं KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आप ऐसे याद रख लीजिए, विस्लरी मतलब बी और सी जो है विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में जो है KEDA। शरीर में मुख्यतः 6 विटामिन की आवश्यकता होती हैं, जिसमें विटामिन A, B, C, D इनका रासायनिक नाम और कमी से रोग, ये भी पूछा जा सकता है। विटामिन A उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल,
इसकी कमी से रतौंधी या जीरोफ्थेल्मिया रोग होता है। विटामिन विटामिन बी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें विटामिन B1 से B12 तक आते हैं। इनके भी अलग अलग नाम है, वो आगे देखेंगे। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ये थायमीन विटामिन B1 का है बेसिकली। बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसको स्कर्बी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल कहते हैं, इससे रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जो हड्डियां नरम हो जाती हैं उसको कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरोल कहते हैं, इसमें प्रजनन क्षमता में कमी और बालों का झड़ना, और इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के फ्लेक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। याद करने की ट्रिक क्या है? ABCDE के रथ एक टॉफ़ी, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लेक्विनोन। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। विटामिन अभी मैंने बता दिया, मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, उपापचय नियंत्रक है। सी फंक ने इसका खोज की थी, हॉपकिंस ने नाम दिया था। विटामिन थ्योरी, ठीक है। वाटर सोल्यूबल BCP है, फैट सोल्यूबल ADEK है। बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते वाटर सोल्यूबल्स को, क्योंकि ये निकल जाते हैं। जैसे ही मात्रा ज़्यादा होगी पानी के साथ में, पसीने के साथ में या टॉयलेट के साथ में बाहर आ जाते हैं। पसीने के साथ विटामिन बी आता है। पसीने में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। और पसीने के साथ में विटामिन बी और टॉयलेट में विटामिन सी। फिर एक क्वेश्चन आता है, मूत्र का रंग पीला, टॉयलेट का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। और जो ताज़ा टॉयलेट होता है उसमें दुर्गंध आती है, वो यूरिनॉइड के कारण आती है। बॉडी में स्टोर किया जा सकता है फैट सोल्यूबल को। लीवर में स्टोर होता है, अधिकता हानिकारक होती है। बीमारी कौन सी होती है? हाइपर विटामिनिज्म, अगर ज़्यादा हो जाए ADEK। तो इस प्रकार से टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं अभी मैंने बता दिया। टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल नाम क्या है, इसका सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, कमी से रोग, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विटामिन ए, अब डिटेल से पढ़ते हैं। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल के स्रोत क्या हैं, सोर्सेस? कैरेट, आम में, गाजर में पाया जाता है, आम में, पपीता में, काली मिर्च में, एप्पल में, फिश में ये विटामिन ए पाया जाता है, जिसको रेटिनॉल कहते हैं। स्रोतों में विटामिन जो बीटा कैरोटीन नामक पदार्थ होता है, ठीक है, ये कैरेट में होता है। विटामिन बीटा कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है इन स्रोतों में, मतलब सभी में। और यकृत उसको क्या करता है? संश्लेषण करता है उसका और अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और विटामिन ए का निर्माण करता है। कार्य क्या है विटामिन ए का? हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। कार्य क्या है? हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। दूसरा, त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है। नाम के अनुसार, जैसे उसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल मतलब आँख की बीमारी हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आँख की बीमारी। अब देखिए, रेटिना जो होती है, रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं। और विटामिन ए के द्वारा रोडोप्सिन का निर्माण होता है, जो कि कम प्रकाश में देखने में सहायता करता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो कम प्रकाश देखने में सहायता नहीं कर सकता, रत्नोंदी नामक जो है रोग हो जाएगा। नंबर दूसरा, जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया मतलब ड्राई आईज जिसे कहते हैं, कॉर्निया ड्राई हो जाती है, और ब्लाइंडनेस मतलब स्लाइटली ब्लाइंडनेस या अंधापन हो जाता है। नंबर दूसरी जो कौन सेल होती है, वो कौन सेल क्या करती है? वो कलर को आइडेंटिफाई करती है। अगर कमी हो जाएगी विटामिन ए की तो वर्णांधता, मतलब आप कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये कमी, ये रोग होता है पुरुषों के अंदर, लेकिन इसकी रोग वाहक जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। वो मदर से बच्चे में जो है ट्रांसफ़र होता है। फिर बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 से B12 तक विटामिन्स होते हैं। विटामिन बी, इसका स्रोत जो है दूध, अनाज, फल, सब्जी, सूखे फल, काजू में सबसे ज़्यादा होता है, अंकुरित अनाजों में, मटर में, चिकन में, ठीक है, विटामिन बी। विटामिन B1 की बात करते हैं, इसका नाम थायमीन। थायमीन क्या काम करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज़, मांसपेशी गतिविधियों में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। चावल को धोने से, चावल में जो मांड निकलती है उसको धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अनाज के छिलकों में पाया जाता है। शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। शराबी जो होता है, जो ड्रिंक करता है, उसके शरीर में भी इसकी कमी हो जाती है, ठीक है।
कमी से रोग क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब है भूख कम लगना और वजन तेजी से घटना, इसको बेरी बेरी कहते हैं। विटामिन B12 की बात करते हैं, विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसे विटामिन जी भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है विटामिन जी किसे कहते हैं? राइबोफ्लेविन जो होता है B2 को जी भी कहते हैं। बच्चे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। कमी से कौन सा रोग होता है? कीलोसिस, मुंह के जो छाले हो जाते हैं वो राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। त्वचा पर फुंसियाँ, जीभ में सूजन, ये सारे विटामिन B2 की कमी से होते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं या निकोसिनामाइड कहते हैं, फैट के संश्लेषण में सहायता करता है। कमी से कौन से रोग? पेलाग्रा, जिसको 4D भी कहते हैं। 4D मतलब 4D सिंड्रोम जो बीमारी होती है जिसमें 4 प्रकार के डी आते हैं, डिफ्थीरिया, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ठीक है। और डर्मेटाइटिस हम पढ़ चुके हैं आगे, मतलब त्वचा से संबंधित रोग है। डिमेंशिया मतलब याददाश्त से संबंधित है। डायरिया दस्त वगैरह लग जाते हैं, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, नाक व गले में प्रॉब्लम। डिफ्थीरिया का मतलब नाक व गले में प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया का मतलब दस्त हो जाते हैं। डिमेंशिया मतलब याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा में सूजन। विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल। कमी से कौन से रोग होते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वेन्स और आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो लकवा हो जाता है, पैरालिसिस। दूसरी बीमारी है बर्निंग फुट सिंड्रोम, ये भी हो जाती है। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, अरक्तता रोग हो जाता है। फिर विटामिन B7 की बात करते हैं, बायोटीन कहते हैं, इसे विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन को G कहते हैं, विटामिन B7 को H कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना, डर्मिस। विटामिन B8 नहीं होता, विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है, इससे भी एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिए, एनीमिया 3 प्रकार से होता है, 3 विटामिन की कमी से। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 B9 और विटामिन B12, ठीक है, इनकी कमी से होता है। B6 B9 और B12, इन तीनों की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। विटामिन B9 की बात करते हैं। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है, एनीमिया हो गया। विटामिन B12 में साइनोकोबालेमिन इसको कहते हैं। कोबाल्ट धातु, देखो नाम से पता चल रहा है, कोबालेमिन मतलब कोबाल्ट धातु पाई जाती है, आरबीसी का निर्माण करता है। और कमी से आरबीसी का निर्माण कम होगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। अब विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड सोर्सेज क्या हैं इसके? आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, नींबू में होता है, हरी मिर्च में होता है, टमाटर में होता है। जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंवले में कसेलापन जो होता है वो टैनिन के कारण होता है। और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रस एसिड। हरी मिर्च का तीखापन कैप्सिनीन के द्वारा, और लाल मिर्च जो होती है उसमें जो लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण, लाइकोपीन पिगमेंट जो होता है उसके कारण। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, जबकि यूरिन में, टॉयलेट में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से घाव नहीं बढ़ते। अगर विटामिन सी नहीं है शरीर में तो, और अगर आपके चोट लग गई है तो घाव बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है? बाइंडिंग सब्सटेंस है, जोड़ने वाला पदार्थ है। कोलेजन और इलास्टिन का निर्माण करता है। कोलेजन और इलास्टिन दोनों हड्डियों के लिए, हड्डियों के प्रोटीन है, ठीक है ना। इलास्टिन, कोलेजन, ऑसिन, ये तीनों हड्डियों के प्रोटीन है। हड्डियों में जोड़ जिन्हें लिगामेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं बोन, या बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है ना, बोन से बोन को जोड़ता है। लिगामेंट का निर्माण कोलेजन से होता है, कलर इसका पीला होता है। बोन मसल्स को जोड़ता है, वो टेंडन से जुड़ा रहता है। टेंडन का निर्माण इलास्टिन से होता है। टेंडन, बोन या मसल मतलब मांस से जो हड्डियां जुड़ी होती हैं वो, उसको टेंडन बोलते हैं, कंडरा कहते हैं हिंदी में। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसके सोर्सेज क्या हैं? विटामिन डी मतलब सनलाइट, ठीक है, सनलाइट सबसे ज़्यादा सोर्स होता है। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, दूध में होता है, फिश ऑयल में होता है, हरी सब्जियों में होता है विटामिन डी, कैल्सीफेरोल।
सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका यूज हार्मोन की तरह किया जाता है। खोज किसने की थी विटामिन डी की? एमसी कॉलम ने की थी। स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सोर्सेज हैं इसके वेजिटेबल ऑयल, वीट, चावल, फिश ऑयल, मूंगफली। स्किन के ग्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सुंदरता का विटामिन कहते हैं इसको, ठीक है। ब्यूटी विटामिन नपुंसकता को कम करता है। अगर इसकी कमी होगी तो प्रजनन क्षमता में कमी होती है। कमी से रोग जैसे नपुंसकता या बांझपन। विटामिन के की बात करते हैं, उसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। इसके सोर्सेज क्या हैं? पत्ता गोभी है, कॉफ़ी है, बीन्स हैं, मांस है। ये विटामिन के सोर्सेज हैं। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड में क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब रक्त का थक्का जमाता है। इसकी प्रेजेंस में लीवर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। कमी से रोग क्या क्या होता है? हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। आनुवांशिक रोग है जिसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, अमीरों की बीमारी भी कहते हैं। और ये विटामिन के हो गया। फिर और देख लेते हैं इसके सोर्सेस। हरी सब्जियां, खट्टे फल। कार्य क्या है इसके? केशिकाओं, मतलब जो कैपिलरिटीज होती हैं, ब्लड के फ्लो को नियंत्रित करता है। इसकी कैपेसिटी 2 ml/s होती है। किसकी कैपेसिटी? मतलब केशिकाओं की। कमी से रोग क्या है? इंटरनल हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, नसों का फटना ये हो सकता है। विटामिन पी जो होता है हेस्पिरिडीन कहते हैं इसको। और जितने भी कलरफुल सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो भी होती हैं उनमें पाया जाता है, फ्लेवेनोइड्स के रूप में पाया जाता है, फ्लेवेनोइड्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है 3rd लाइन में लिखा हुआ है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। परिसंचरण तंत्र जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ये एक हार्ट है। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, जिसको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये एक हार्ट का है। हार्ट की शेप है एक गेहूं के दाने के बराबर होती है। शेप होती गेहूं के दाने, मतलब आकार नहीं कह रहा मैं, शेप होती है, ठीक है। इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार 2 पार्ट होते हैं इसमें। बीच में जो पार्ट डिवाइड करता है उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, आलिंद कहते हैं, जिसमें एक लेफ्ट ऑरिकल एक राइट ऑरिकल, ठीक है। इसको लेफ्ट ऑरिकल, इसको राइट ऑरिकल। नीचे वेंट्रिकल होते हैं, निलय कहते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो प्योर ब्लड को सप्लाई करता है और राइट वाला पार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, जो प्योर ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी होती है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी उसको बोलते हैं हम प्योर ब्लड को ले जाने वाली जो आर्टरी होती है उसको वेन होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है उसको बोलते हैं हम वेना केवा, महाशिरा। अभी इसके बारे में पढ़ लेंगे हम, ठीक है। जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उनके बीच में बाइकप्सिड या द्विदलीय कपाट होते हैं, बाइकप्सिड वाल्व होते हैं। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल इनके बीच में ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं, ठीक है। राइट पार्ट का जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें इम्प्योर ब्लड स्टोर होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन विहीन बोलते हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां नीला जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। उसको ओर्टा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा अंगों में सप्लाई किया जाता है, ऑर्गन्स तक ले जाया जाता है। और अंगों से वापस राइट ऑरिकल में लाने वाली जो होती है वो कहलाते हैं उसको महाशिरा या वेना केवा, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं आर्टरी जिसको धमनी कहते हैं, और दूसरी होती है वेन्स जिनको सिराएं कहते हैं। आर्टरी क्या कहती है? प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, मतलब अंगों तक लेके जाती है। वेन्स क्या कहती हैं? वेन्स क्या कहलाती हैं कि इम्प्योर ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हार्ट के पास में लेके आती हैं। और ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाता है? एल्वियोलीज। एल्वियोलीज मतलब जो लंग्स होते हैं, लंग्स का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर छोटी छोटी एल्वियोलीज होती हैं, वो जो है ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाती हैं। सेल में ब्लड सेल, अगर ब्लड है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच गया, ऑर्गन्स में फिर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उन सेल्स में पहुंचने के बाद में अब
उसका क्या होगा, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा। ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म होगा तो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस C6H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है, ATP की फॉर्म में। वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ऑर्टा, महाधमनी। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, वेना केवा। ह्यूमन हार्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक आदमी यहाँ इस प्रकार से है, उसकी फ़ोटो है, तो फोटो में उसका हार्ट यहाँ होगा, तो ये लेफ्ट उसका हिस्सा हो गया, ये राइट इसका होगा। ठीक है, राइट हिस्सा हो गया, राइट पार्ट हो गया। लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड रहता है, राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं, हार्ट का ऊपरी हिस्सा ऑरिकल, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। एक तो बायां आलिंद, दायां आलिंद, नीचे बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, 2 ऑरिकल या ऑर्ट्रियम, और निचला हिस्सा वेंट्रिकल कहलाता है, निलय कहलाता है। हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है, इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्रकार से झिल्ली होती है, उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। हार्ट का वेट कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है, या फिर 9 से 12 ऑन्स, 1 ऑन्स में 28 ग्राम होता है। हार्ट एक लीनियर मसल है, रेखीय पेशी से बना होता है, जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए ECG करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 ही वॉल्व होते हैं। और मानव हार्ट में जो वॉल्व्स हैं 24 घंटे में 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। ह्यूमन हार्ट में ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी को कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं, और लीवर को ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी को हेप्टिक आर्टरी कहते हैं। हार्ट में ब्लड पहुंचा रही है उसको कॉरोनरी, और लीवर में पहुंचा रही है इसको हेप्टिक आर्टरी। हार्ट एक बार में 70 से 90 ml ब्लड को पंप करता है। हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, 1 मिनट में। ठीक है, जिसे हार्ट की कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद में और बात करते हैं हार्ट के बारे में। वर्ल्ड हार्ट डे है 29 सितंबर में। फेफड़ों से प्योर ब्लड पल्मनरी वेन्स के द्वारा सबसे पहले हृदय के बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऊपर। ये 4 पार्ट है, तो सबसे पहले फेफड़ों से प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजन मिली हुई वो इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें जाएगा। ठीक है, फिर इसमें यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑर्गन्स तक, अंगों तक। फिर वापस किस में आएगा, जो अशुद्ध रक्त होगा वो दाएं भाग में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से फिर वापस ऑक्सीजन के लिए जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल में से ये प्योर ब्लड बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। मतलब पहले ऊपर आएगा तो नीचे आएगा। फिर यहाँ पर जो वॉल्व होता है वो बाइकप्सिड वॉल्व होता है, द्विदलीनीय कपाट कहते हैं उसे। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। मतलब नीचे से बाएं निलय से ये क्या करेगा, महाधमनी के द्वारा, ऑर्टा के द्वारा ऑर्गन्स तक पहुंचता है। पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को कौन लेके आता है, वेना केवा। कहाँ लेके आएगी, दाएं भाग में, दाएं ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में लेके आएगी। राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड ट्राइकप्सिड, त्रिदलनीय कपाट, मतलब यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा रहता है, उसको ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है, मतलब नीचे की साइड पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड है पल्मनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए पहुंचती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होती है। कैथ लैब हृदय के रोग संबंधित विभाग होता है। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जिसे भी कहते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सिराओं में जमने लगता है तथा ब्लॉकेज हो जाता है। हार्ट अटैक का सबसे पहला घंटा उसे कहते हैं गोल्डन आवर। हार्ट अटैक के मरीज को बीटा ब्लॉकर का इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे उसकी जान बचाई जा सकती है 1 घंटे तक। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हार्ट के ऊपर जो एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उसकी 3 लेयर्स होती हैं, और 3 लेयर्स कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। सबसे अंदर की लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, बीच की लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और बाहर की जो लेयर होती है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। एंडोकार्डियम
और मायोकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं एस्केमिया। बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं एस्केमिया। एक क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड का फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, वो 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने किया था। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं, अच्छा वहाँ पर 1967 में जो मरीज़ था वो था वास्कांस्की। जबकि इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे, उन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था 3 अगस्त 1994 में एम्स नई दिल्ली के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ट की शेप है वो गेहूं के दाने के समान होती है, बीच में एक सेप्टम पार्ट होता है, राइट पार्ट में प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड होता है और राइट पार्ट में जो है इम्प्योर ब्लड होता है। इन दोनों को बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाली या अलग अलग करने वाली वो एक मेम्ब्रेन जो होती है, एक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। दाएं भाग और बाएं भाग को अलग करने वाला भाग सेप्टम कहलाता है। प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से सेपरेट करता है। सेप्टम का विकास बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं, बर्ड की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी वो थी लुइस ब्राउन। फिर हार्ट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में देखिए, बात करें सेप्टम की, तो सेप्टम में देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाता है। ये सारा प्रेगनेंसी की एक पूरी बात दे रखी है। इम्पोर्टेंट क्या है, यदि वाटर में नाइट्रेट की अधिकता होगी तो बेबी में सेप्टम का विकास नहीं होगा। और जब सेप्टम का विकास नहीं होगा, दोनों ब्लड सेपरेट नहीं होंगे, तो दोनों प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा और बेबी के शरीर में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड होगा, इस बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, मरीज को ब्लू बेबी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस थी, यह प्रोसेस पूरी टेस्ट ट्यूब के बारे में थी। ठीक है ना, जिसमें आगे हम देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर जाइगोट का निर्माण होता है, प्लेसेंटा होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चलते हैं। ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देते हैं। वेस्कोटोमी या पुरुष नसबंदी से कहते हैं, वेस्ट डिफरेंस कहते हैं, उसको बंद कर देते हैं। यदि पारे की अधिकता होगी तो कौन सा रोग होता है, मीना माता रोग। मीना माता रोग फिश से होता है, जापान में इसका उदय हुआ था। कैडमियम की अधिकता होगी वाटर के अंदर तो इटाई रोग हो जाएगा। अगर मरकरी की अधिकता होगी तो क्विक सिल्वर, मरकरी को क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं, और लिक्विड मेटल भी कहते हैं। यदि आर्सेनिक की अधिकता होगी पानी के अंदर तो ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। और ह्यूमन हार्ट में एसी करंट फ्लो होता है, जैसे हमारे घरों में आते हैं ना एसी, उस प्रकार से पल्स जनरेट होती हैं हार्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ हार्ट में यहाँ चेम्बर होता है, वो पल्स को जनरेट करता है। उसके बाद में बात करें, हार्ट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट एक बंद परिसंचरण तंत्र है। शुद्ध रक्त जब आर्टरीज के द्वारा ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो धमनियों में पहुंचता है, यहाँ से केशिकाओं द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, सिराओं से पुनः अशुद्ध रक्त आता है। सिस्टोल, डायस्टोल, प्रकुंचन, फिर शिथिलन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हृदय के सिकुड़ने तथा फैलने को प्रकुंचन तथा शिथिलन कहते हैं। हार्ट में एसी करंट का फ्लो होता है तथा एक क्रस्ट व एक गर्त से एक चक्र पूर्ण होता है। इस प्रकार से साइन वेव्स के रूप में इस प्रकार से डायस्टोल और सिस्टोल होता है। ठीक है ना, ये पल्स इस प्रकार से जनरेट होती है इस क्रस्ट से, और वापस यहाँ आकर वापस ऐसा आएगा तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। जब आधा चक्र पूरा होता है तो उसे बोलते हैं सिस्टोल, मतलब हृदय सिकुड़ता है और ब्लड को पंप करता है। शुद्ध रक्त जो होता है ऑर्टा के द्वारा अंगों तक पहुंचता है और कोशिकाओं तक पहुंचता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक पहुंचता है। सिस्टोल का समय कितना होता है, प्रकुंचन का या सकुंचन का समय कितना होता है, 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड होता है सकुंचन। ठीक है, उस आवाज़ कौन सी आती है, लब, और उसमें कौन सी आवाज़ आती है, डब। लब डब लब डब। अपन ये धक धक वाली आवाज़ नहीं आती। ठीक है ना, ये तो सब कहने वाली बातें हैं, धक धक वाली आवाज़ नहीं आती। प्रकुंचन और शिथिलन नामक आवाज़ आती हैं।
सॉरी लब डब की आवाज़ आती है। उसके बाद में बात करते हैं डायस्टॉल की। डायस्टॉल मतलब दूसरा आधा चक्र जब होता है तो उसे बोलते हैं डायस्टॉल। डायस्टॉल का टाइम कितना होता है 0.5 सेकेंड। इसमें डब की आवाज़ आती है। एक साइकिल कंप्लीट करने में कुल कितना टाइम लेता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, प्रत्येक चक्र को पूरा करने का हृदय जो है कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए विश्राम करता है। 1 मिनट में हृदय द्वारा कंप्लीट किया गया चक्र कितने चक्र लेते हैं, वो 75 चक्र। मतलब 60 मिनट, मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में 0.8 का भाग देंगे हम 75 चक्र। जबकि हृदय की गति कितनी होती है 72 बार पर मिनट जो है वो धड़कता है हमारा हृदय। तो जो 3 सेकंड का जो टाइम, 3 बार का जो टाइम है वो किसका है, वो विश्राम की अवस्था है, वो भी कैलकुलेट होती है। वयस्क में हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट, बच्चों में होती है 120 पर मिनट, भ्रूण में होती है 150 पर मिनट और वृद्ध में होती है 60 पर मिनट। हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है, पश्च मस्तिष्क जो होता है उसकी एक ग्रंथि होती है, इसको मेंडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। वो हमारे हार्ट बीट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। डॉक्टर हमारी रेडियल आर्टरी को छूकर पल्स रेट का अनुमान लगाते हैं। आगे बात करते हैं हृदय की धड़कन। साउंड कौन सी आती है, साउंड आती है लब डब की। नॉर्मल साउंड होती है, ठीक है ना, जो कि हृदय के स्वस्थ होने को प्रदर्शित करता है। अगर लब डब की साउंड नहीं आए और मर की आवाज़ आए तो उसको एबनॉर्मल साउंड कहते हैं। वो हृदय अस्वस्थ या वाल्व में लीकेज होने के कारण या सेप्टम में होल होने के कारण आती है। हृदय धड़कन सुनने का यंत्र स्टेथोस्कोप कहलाता है। ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रेने लेंस ने इसकी खोज की थी। एंजियोप्लास्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डिपॉजिट होकर, कोलेस्ट्रॉल क्या है कि जो ब्लड का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, और जब ईसीजी की जाती है तो इस डिपॉजिट को रिमूव करके एक प्लेटिनम की रिंग लगा देते हैं। उसको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कहलाते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर की खोज की थी स्टीफन हेल्स ने 1736 में। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर खोज किसने की थी, स्टीफन हेल्स ने 1736 में। किस में की थी, सबसे पहले घोड़े में की थी। हार्ट द्वारा आर्टरीज, आर्टरी मतलब ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी पर डाला जाने वाला प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर कहलाता है। मतलब जो आर्टरी होती है, धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों पर जो प्रेशर डाला जाता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट ऑन आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। नॉर्मल इसकी लिमिट देख लेते हैं। एडल्ट के अंदर 120 सिस्टोल के समय और 80 डायस्टोल के समय mmHg में इसको नापा जाता है। ठीक है, नॉर्मल 120 सिस्टोल के समय, 80 डायस्टोल के समय। रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। हाई वीपी या हाई ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और यदि 140 सिस्टोल में और 90 प्लस डायस्टोल में होता है तो उसको हाई बीपी कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर मतलब अगर 100, क्योंकि लिमिट 120 है, अगर उससे कम हो जाएगी, 100 हो जाएगी या 100 से कम हो जाएगी तो हाइपोटेंशन कहते हैं। और 60 से कम हो जाएगी डायस्टोल के समय तो वो लो ब्लड प्रेशर होगा। अब जीवों और उनके चैम्बर्स की बात करते हैं। अगर मछली की बात करें, मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फिबियंस या उभयचर जो होते हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। मगरमच्छ जैसे क्रोकोडाइल है वो अपवाद है, हालांकि उभयचर में आता है मगरमच्छ भी, लेकिन वो अपवाद है। रेंगने वाले रेप्टाइल जीव जो होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। उड़ने वाले जो होते हैं एव्स, उनमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, उनमें 4 चैम्बर होते हैं, जैसे मानव है, ह्यूमन में भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। कॉकरोच होते हैं उसमें 13 चैम्बर होते हैं, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मानव रक्त की। मानव रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। सामान्य वयस्क में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। हमारे शरीर का भार जो होता है 8 से 10% रक्त का होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, जो कि हल्का बेस होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। शरीर के भार का 70% जल का भार होता है। फिर आगे बात करते हैं शरीर का जो एक्सेस ब्लड होता है
वो किस में स्टोर होता है? स्प्लीन या प्लीहा में। स्प्लीन में स्टोर होता है, जिसे ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट की बात करें, फ्लूइड पार्ट इसमें रक्त के आयतन का वॉल्यूम का 50 to 55% होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। दूसरा सेलुलर पार्ट होता है, उसमें रक्त का जो वॉल्यूम होता है उसका 45 to 50% होता है। रक्त का रंग कौन सा होता है? हल्का पीला होता है, स्लाइटली येलोइश। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में हमने अब बात की थी, सबसे पहले टेंडन की बात की थी, कंडरा की बात की थी, ठीक है। उसको लिगामेंट्स और टेंडन, ये क्या हैं? दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म में कौन सा आता है? प्लाज्मा आता है, ठीक है, जिसको लिम्फ बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में ब्लड आता है, उसको लिम्फ बोलते हैं, लस्सी का। मतलब चोट लग जाती है तो स्किन के छिल जाने पर जो हल्का सा पानी निकलता है उसे लिम्फ या लस्सी का बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड पार्ट में सबसे पहले आता है प्लाज्मा, जो 50 to 55% होता है ब्लड के वॉल्यूम का। प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 3 प्रकार के कंटेंट्स होते हैं। पहला होता है वाटर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा साल्ट और मिनरल्स। वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड मिनरल्स। प्लाज्मा में 3 घटक होते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है प्लाज्मा के अंदर। और कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? 5 प्रकार की। हमने बात की थी 5 प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हेस्पेरिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। थ्रोम्बिन नामक एक एलिमेंट होता है, उसको प्रोथ्रोम्बिन से उसको एक्टिवेट किया जाता है। फिर फाइब्रिनोजन मतलब रुई जैसी संरचना जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, उसका निर्माण करता है। एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाती है। ग्लोबुलिन है, वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। और हेस्पेरिन मतलब एंटी क्लॉटिंग, थक्का विरोधी, थक्का नहीं जमने देता है। किसके कारण से होती है? मतलब विटामिन के की कमी के कारण से। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन। हेस्पेरिन जो है प्रोटीन खून का थक्का नहीं बनने देता। एग के ऊपर वाइट परत जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। फिर थर्ड इसमें साल्ट की बात करते हैं। साल्ट कौन कौन से होते हैं? साल्ट और मिनरल्स, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। NaCl ये CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, BP को कंट्रोल करता है। कैल्शियम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दोनों ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर सेलुलर पार्ट हमने बात की थी, एक तो फ्लूइड पार्ट, दूसरा सेलुलर पार्ट। फ्लूइड पार्ट हमने बात कर ली है प्लाज्मा की, अब हम बात करेंगे सेलुलर पार्ट की। सेलुलर पार्ट का कितना वॉल्यूम होता है? 45 to 50% टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, कोशिकीय हिस्सा होता है। सेलुलर पार्ट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। सबसे पहले बात करते हैं RBC की। RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं इनको। इन्हें इरिथ्रोसाइट कहते हैं। RBC का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। केंद्रक विहीन या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, लेकिन अगर ऊंट और लामा की बात करें तो ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है। शेप कैसी होती है? शेप होती है डिस्क टाइप, मतलब दोनों तरफ से कॉनकेव टाइप, अवतल टाइप, ठीक है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो जो हमारी लंबी हड्डी होती है, जैसे फीमर जो होती है, हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर एक खोखला हिस्सा होता है, उसमें भूरे भूरे रंग का पदार्थ रखा जाता है जो कि गाढ़ा होता है, और गाढ़े रंग के द्रव को अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन जो भ्रूण होता है फेटस, ठीक है, तो यूरेटस में RBC का निर्माण जो होता है स्प्लीन या प्लीहा और लीवर में होता है। भ्रूण जो होता है फेटस, उसमें RBC का निर्माण प्लीहा में होता है, लीवर में होता है। RBC की संख्या कितनी होती है? RBC की संख्या होती है 40 से 50 लाख पर क्यूबिक mm, ठीक है। RBC की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक mm। RBC की संख्या जिस यंत्र से पता करते हैं उसे क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। RBC की संख्या किस यंत्र से पता करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। RBC का रेड कलर किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच के ब्लड में RBC नहीं होता है, इसलिए उसका रक्त रंगहीन होता है। उसका ब्लड जो है वो उसमें कोई रंग नहीं होगा, कोई कलर नहीं होता। अब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, एरक्तता रोग होता है। विटामिन
कौन कौन से हैं जो हेल्प करते हैं? अगर B6, B9, B12 की कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होगा? पॉलीसेथेमिया। कमी से एनीमिया, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसेथेमिया रोग होता है। यदि आरबीसी ज़्यादा नष्ट हो तो थैलेसीमिया रोग होता है। आरबीसी में आयरन नामक तत्व मिलता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कार्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 टाइप की होती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते थे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है। कौन सा शेप होता है? आरबीसी की शेप होती थी डिस्क टाइप, लेकिन इसको इरेगुलर शेप कहते हैं। लेकिन इरेगुलर के साथ में लंबा होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से कोई सी भी शेप हो सकती है, लेकिन लंबी होती है वो। आरबीसी की संख्या कितनी होती थी? 40 से 50 लाख, लेकिन इनकी होती है 4000 से 5000 पर क्यूबिक mm। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यह रंगहीन होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछे तो कितना होगा? 600:1। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोफिल और लिम्फोसाइट। जो 3 ऊपर के होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये ग्रेनुलोसाइट या कणिकाणु कहते हैं इनको। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं, उसको एग्रेनुलोसाइट या फिर एकण कोशिका कहते हैं। ईबीएन मतलब एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो हैं कणिकाणु होते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट को एकण कोशिका भी कहते हैं। अब विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। विशेष तथ्य क्या क्या हैं? विशेष तथ्य, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी कौन सा है? सबसे कम मात्रा में होता है बेसोफिल, सबसे पहला जो होता है। सबसे ज़्यादा होता है तीसरे नंबर का न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में 50 to 60% होता है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है? मोनोसाइट। ठीक है। सबसे बड़ा है चौथे नंबर का मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमोसिन हार्मोन करता है। 2 प्रकार का होता है लिम्फोसाइट, एक तो होता है टी सेल और दूसरा बी सेल। जो कहते हैं ना कि HIV एड्स जो होता है वो लाइलाज बीमारी है, ठीक है ना, हो गया तो फिर वो क्या करता है? सबसे पहले टी सेल्स को ख़त्म करता है। टी सेल्स का जीवन काल होता है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष मतलब अगर टी सेल्स को ख़त्म कर दी तो 10 वर्ष का जीवन काल कम हो गया। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 से 7 दिन। और उनका कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन। डब्ल्यूबीसी की डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन या प्लीहा के अंदर। डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग कौन सा आता है? ल्यूकोपेनिया। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता जो होती है उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। इस ल्यूकोपेनिया हो गया, उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो गई, उससे कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कमी होगी, कमी से रोग होगा ल्यूकोपेनिया, अधिकता होगी ल्यूकेमिया। रोग को ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जो हैं सेल्स ज़्यादा बन जाती हैं डब्ल्यूबीसी, तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के इलाज में कौन सी गैस यूज करते हैं? रेडॉन गैस। वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को। फिर थर्ड इसका पोर्शन है, पहला आरबीसी पढ़ लिया, दूसरा डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, तीसरा प्लेटलेट्स, बिम्बाणु कहते हैं। बिम्बाणु क्या होता है? इसकी शेप गोलाकार होती है, स्पेरिकल होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है? 2 से 4 लाख पर क्यूबिक mm। सबसे ज़्यादा 40 लाख से 50 लाख आरबीसी की, 4000 से 5000 डब्ल्यूबीसी की, और प्लेटलेट्स की 2 से 4 लाख पर क्यूबिक mm। कार्य क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। छोटी सी बात है पेसमेकर की। पेसमेकर की खोज किसने की थी? जॉन हॉब्स ने। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रेने लेंस ने। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, ये पढ़ चुके हैं अपन ने। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्लेटलेट्स की डेथ कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 10 से 21 दिन। अब इम्पोर्टेंट है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।
ठीक है। उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी और 3 प्रकार के रक्त समूह खोजे थे। कौन कौन से? ए, बी और ओ। ठीक है। जो ए बी रक्त समूह है उसकी खोज की थी डीबी कैल्स्टो ने, इसकी खोज की थी। अब कितने रक्त समूह हो गए? 4। मतलब कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी ओ की कर दी और दूसरा डी कैल्स्टो ने ए बी रक्त समूह की खोज कर दी। तो अब कितने रक्त समूह हो गए? अब रक्त समूह हो गए 4। हमारे रक्त में एंटीजन होते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। यह भी एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन ही होता है एंटीजन। ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं और कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी का निर्माण करता है, किसको डोनेट कर सकता है, किससे ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन होगा ए और वो बनाएगा एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बनाएगा बी। और किसको डोनेट कर सकता है, किस किस को दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है। और किससे ले सकता है? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। या फिर इसको ऐसे समझिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन होगा ए, ब्लड ग्रुप बी है वो एंटीजन बनेगा बी, ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन दोनों होंगे ए और बी दोनों, और ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो एंटीबॉडी ए, तो एंटीजन ए वाला जिसमें कौन सी एंटीबॉडी बनती है? एंटीबॉडी बी बनती है। इसको मैं और मिटा देता हूँ एक बार। ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए है। एंटीबॉडी बी बनती है। कैन डोनेट टू किसको दे सकता है? एंटीजन ए वाला केवल एंटीजन ए वाले को दे सकता है या फिर एंटीजन ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि एंटीजन ए बी में एंटीजन ए बी होता है और एंटीजन बी बी होता है, तो ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है? हमेशा ध्यान रखना, सेम एंटीबॉडीज वाले नहीं ले सकते। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होगी तो उससे न तो ले सकता है न दे सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की। तो एंटीजन ए वाला है उसके अंदर एंटीबॉडी बी है तो वो बी से नहीं ले सकता, क्योंकि बी के अंदर क्या है? एंटीबॉडी ए है, तो सेम नहीं हो सकते। ठीक है। तो वो ए से केवल ए वाले से ले सकता है और ओ से ले सकता है। फिर एंटीजन ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है, तो बी वाला केवल बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है। इसमें भी एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? बी वाला केवल बी से ले सकता है और बी वाला ओ से ले सकता है। ठीक है। ए बी वाला जिसमें एंटीजन ए बी होता है और एंटीजन बी बी होता है उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। जब कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होगी तो किसको देगा? केवल ए बी को ही दे सकता है। और किससे ले सकता है? सभी से ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी ए में एंटीबॉडी बी होती है और बी में एंटीबॉडी ए होती है। ठीक है। और ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं। इस वजह से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी से ले सकता है, सर्वग्राही। ठीक है। और ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। ले किससे सकता है? केवल ओ से ले सकता है। तो हम कहें सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो गया? ए बी। ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो गया? ए बी। एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन है सेम टाइप का एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्यों नहीं हो सकते? अगर सेम टाइप होंगे तो ब्लड की क्या हो जाएगी? क्लोटिंग हो जाएगी। जिसके पास सेम एंटीजन एंटीबॉडीज़ होगा वह उसे ब्लड डोनेट नहीं करेगा। आरएच फैक्टर की बात करते हैं। आरएच फैक्टर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्ताधान। जब किसी एक व्यक्ति के रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति में डालते हैं तो उसे बोलते हैं रक्ताधान। अब जैसे मान लीजिए माता पिता का रक्त समूह क्या है और बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है। माता पिता का रक्त समूह ए और ए है दोनों का,
और तो बच्चे का क्या हो सकता है, या तो ए होगा या ओ होगा। माता का या पिता का ए या बी हो सकता है, तो बच्चे का होगा या तो ए हो जाएगा, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। ए बी वाले का इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर माता पिता में से ए और ओ हो तो उसका ए और ओ ही होगा। ए और ए बी होगा तो ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ए वाले में ए और ओ था, बी वाले में बी और ओ होगा। ए बी वाले में ए और बी वाले में 3 होंगे, उसी प्रकार से बी इंटू ए बी वाले में भी 3 होंगे। बी और ओ वाले में बी और ओ होगा। ए बी इंटू ए बी में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ए बी और ओ वाले में ए और बी ही होंगे, और ओ दोनों का अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। आर एच फैक्टर क्या है? रीसस फैक्टर कहते हैं। मकाका रीसस बंदर में खोजा गया था कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक 2 वैज्ञानिकों ने। ठीक है। आर एच फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन ही है, जो कि वर्ल्ड के 85% लोगों में पाया जाता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं ना, वो वाली बात है ये कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। जिसमें आर एच एंटीजन होगा वो पॉजिटिव होगा जिसके रक्त में, और जिसके रक्त में आर एच एंटीजन नहीं है वो माइनस में होगा। मतलब जिसके रक्त में आर एच एंटीजन है वो आर एच एंटीजन वाले व्यक्ति को रक्त दे भी सकता है और उससे रक्त ले भी सकता है। ठीक है। जिसके रक्त में, जिसके ब्लड में आर एच एंटीजन नहीं है वो आर एच एंटीजन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है। किससे? जिसके नहीं है, आर एच माइनस वाला। लेकिन अगर प्लस की बात करें कि जिसके ब्लड में एंटीजन है तो सही, और दूसरा व्यक्ति जिसमें एंटीजन नहीं है उसको ब्लड दे नहीं सकता लेकिन उससे ले सकता है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है? ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो किस किस को ब्लड दे सकता है? ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है ए प्लस ओ पॉजिटिव को ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है। क्योंकि ओ माइनस जो है ना, ओ नेगेटिव, ये है यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को दे सकता है, ये सभी को दे सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव है ना, केवल ओ नेगेटिव उसी से ही ले सकता है, बाकी किसी से भी नहीं ले सकता है। तो ये हमारी ब्लड की बात होगी। अब बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम है ग्लैंडुलर सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ग्रंथि तंत्र। फटाफट इसकी स्टडी कर लेते हैं। ग्रंथि का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं इसको। ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होती है? वे अंग जो हार्मोन या एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं उनको ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन या एंजाइम दोनों में अंतर क्या है? सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं लेकिन सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स हैं एक से ज़्यादा रिएक्शंस पर कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम्स होते हैं एक ही रिएक्शन पर कार्य करते हैं। हार्मोन का जो प्रभाव होता है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि डायबिटीज़ हो गई तो वो एक तरह से हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। तो डायबिटीज़ तुरंत 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होती। एंजाइम का प्रभाव वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए होता है। हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग ने की थी। स्टर्लिंग और बेलिस नामक 2 वैज्ञानिकों ने हार्मोन की खोज की थी। पहला सीक्रेशन ग्रहणी, मतलब डेड्यूनन जो होता है, छोटी आंत का भाग जो होता है, ग्रहणी, सॉरी, छोटी आंत को डियोडेनम बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। सीक्रेशन ग्रहणी जो होती है वहाँ से सीक्रेट होता है। हाँ, छोटी आंत का भाग जो होता है उसको डियोडेनम या डेड्यूनम ही कहते हैं, वहाँ से सीक्रेट होता है। कार्य क्या है? अपना जो पैंक्रियाज होता है उस पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशयी रस के लिए सीक्रेशन के लिए क्या करता है? एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, या हेक्टोक्राइन ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन को सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन एंजाइम दोनों को करती है। ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं करती, अलग अलग करती है। लेकिन हेक्टोक्राइन जो होती है, मिश्रित ग्रंथि जो होती है, वो एक साथ करती है। जैसे अग्न्याशय है, वो हार्मोन एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करती है। अब इसमें और क्या दूसरा अंतर है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है नलिका विहीन, इनमें डक्ट नहीं होती है। ठीक है।
हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में करती है। नली का सहित मतलब विद डक्ट हार्मोन या एंजाइम को नली में स्रावित करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर बाह्य स्रावी की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे छोटी ग्रंथि स्वेट ग्लैंड है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। सवेसियस ग्लैंड भी होती है, त्वग्वसा ग्रंथि भी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। इंपॉर्टेंट ग्लैंड देख लेते हैं फटाफट। पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में मिलती है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, सोने जागने की स्थिति को नियंत्रित करती है। इसे रात या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन को सोने या जागने का या अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। नंबर दूसरी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ब्रेन में स्थित होती है। किसको नियंत्रित करती है? भूख प्यास तृप्ति का एहसास दिलाती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा सीक्रेशन होने वाला हार्मोन से 9 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनको क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास संतुष्टि गुस्सा घृणा प्रेम आदि को बताती है। हमारे शरीर के कुल ग्लूकोज का 20% केवल मस्तिष्क यूज करता है, इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति को यह पता नहीं चलेगी कब खाना रोक देना चाहिए, मतलब खाने वाला भांग खा लेता है ना, तो उसे बुलिमिया कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब तीसरी ग्रंथि आती है पिट्यूटरी ब्रेन के निचले भाग में स्थित होती है। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे, छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है? 9 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला होता है गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको GSH बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, FSH और LH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुट्टिका उत्तेजक और लुटिन उत्तेजक। ठीक है, फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल मतलब टेस्टिस, फीमेल में टेस्टिस के लिए, और मेल में टेस्टिस के लिए, फीमेल में ओवेरी को एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेशन के लिए उत्तेजित करती है। थोड़ा डिटेल में है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल ये ध्यान रखना है FSH जो होता है ये स्पर्म के निर्माण के लिए एक्साइट करता है, और फीमेल्स के अंदर ये ओवेरी को एस्ट्रोजन निर्माण के लिए, एस्ट्रोजन क्या करेगा? ओवम का निर्माण करेगा, तो ओवम फॉर्मेशन के लिए एक्साइट करता है। ल्यूटिनाइजिंग है वो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को एक्साइट करने के लिए काम करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, ये इसकी प्रोसेस होगी। इसमें दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, महिलाओं में होता है, डिलीवरी के बाद प्रभावी होता है, मतलब जो बच्चों के लिए दूध का निर्माण करता है। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है, मिल्क ग्लैंड या मेमरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? दूध ग्रंथि को दूध स्राव के लिए एक्साइट करता है। गाय भैंस को दूध देने के लिए, ज़्यादा दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, 1 जुलाई 2018 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, प्रजनन बर्थ का हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद में रिलैक्सिन हार्मोन डिलीवरी के समय वेजाइनल ट्रैक्ट को फैलाता है, वो रिलैक्सिन हार्मोन होता है। फिर 5वें नंबर का जो हार्मोन होता है वो MSH, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सूर्य के प्रकाश हमने कहा था त्वचा का रंग निर्धारित करता है, वो कौन सा होता है? मेलानोसाइट या मेलानिन वर्णक। ठीक है, 70 to 80% स्किन कलर जीन पर डिपेंड करते हैं, और 20 to 30% ही मेलानिन वर्णक पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद में आता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, डायूरेटिक वाटर लॉस, डायूरेटिक मतलब वाटर लॉस, और एंटी डायूरेटिक का मतलब ये वाटर लॉस को डिक्रीज करता है। मतलब बार बार टॉयलेट लगती है ना, कि भाई ज़्यादा टॉयलेट लग रही है, इसका मतलब उसमें ADH की कमी हो गई है। यह हार्मोन क्या करता है? वाटर के लॉस को कम करता है, यूरिन के फॉर्मेशन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ज़्यादा टॉयलेट जाने नहीं देता है। यदि ADH की कमी होती है तो वाटर लॉस बढ़ता है, टॉयलेट बार बार आता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। बार बार टॉयलेट आता है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस। GRH बोले तो जिसको कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं, STH भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन की दर को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन की रेट को कंट्रोल करता है। अगर GRH ज़्यादा होगा तो
सेल डिवीजन की रेट ज़्यादा होती है, बॉडी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जियाजेंटेज मतलब भीम का शरीर हो जाता है। अगर ग्रोथ कम होती है तो डार्फिज्म हो जाता है, बौनापन, आदमी छोटा रह जाता है। ठीक है, वो जीआरएच के कारण होता है। अलग से जीआरएच लेने पर बोन डिफॉर्मेशन हो जाता है, अगर साइड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब अलग, जैसे अपन अलग से हाइट बढ़ाने के लिए कुछ अलग वो लेते हैं तो बोन डिफॉर्मेशन, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उनको एक्रोमेगली कहते हैं। फिर 8वां नंबर का आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के लिए एक्साइट करता है। फिर आता है एसीटीएच, एसीटीएच एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये सारे किससे निकलने वाले हार्मोन हैं? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट को हार्मोन स्राव के लिए उत्तेजित करता है। ये एड्रिनल ग्रंथि है, अंदर लेयर मेड्यूला कहलाती है, मतलब एक एड्रिनल ग्रंथि बोल सकते हैं या किडनी बोल सकते हैं। किडनी के अंदर जो होती है वो अंदर का पार्ट होता है मेड्यूला कहते हैं, और बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्रंथि में पाई जाती है। 2 प्रकार के हार्मोन, कौन कौन से? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है ना, लड़ो और वो आगे पढ़ेंगे अपन। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि एच आकार की ग्रंथि होती है, गर्दन में स्थित होती है। एच आकार की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा स्राव करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण, हार्मोन का स्राव करती है। आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है इसके अंदर। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग आता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। फैट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। अधिकता से एक्सोप्थेल्मिया, आँख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो शारीरिक मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बोन और हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी ये थायराइड ग्रंथि जो है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो अधिक जरूरी होता है। कमी से कौन सा? फिजिकल मेंटल ग्रोथ कम होती है, जिसको बोलते हैं जड़ मानवता, क्रेटिनिज्म। 40 साल का आदमी 7-8 साल का दिमाग होता है उसके अंदर। दूसरा होता है मैक्सोडिमा, जिसमें थायरोक्सिन कमी होने पर होता है हार्ट बीट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, सुस्ती होती है, कमजोरी होती है, शरीर मोटा हो जाता है, त्वचा ढीली फूल जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, और गोइटर रोग, घेंगा, जिसमें आयोडिक कम मतलब ग्रंथि में सूजन आ जाती है। फिर 5वें नंबर की ग्लैंड है वो, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, गर्दन में स्थित होती है। ये थायराइड के विपरीत स्थित होती है। जैसे ये थायराइड है तो यहाँ पर पैराथायराइड होती है, ऑपोजिट टू थायराइड ग्लैंड। 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पहला होता है पैराथार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन का काम क्या है? हड्डियों में यदि कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो खून में ट्रांसफ़र कर देती है, और कैल्सिटोनिन का काम जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर खून में अधिक हो जाता है तो उसको हड्डियों में ट्रांसफ़र कर देता है। पैराथार्मोन करते हैं हड्डियों में से कैल्शियम ज़्यादा होता है तो खून में ट्रांसफ़र कर देती है। अगर खून में ज़्यादा होता है तो हड्डियों में ट्रांसफ़र कौन करता है? कैल्सिटोनिन। उसके बाद में बात करते हैं, अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाया जाएगा, इसको टिनानी बीमारी कहते हैं। फिर आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हार्ट के पास स्थित होती है। हार्मोन कौन सा होता है? थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है, लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। थाइमोसिन की कमी होती है तो लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी, लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज़ की नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। यह थाइमस ग्रंथि मेनली 13 से 19 साल तक ही ज़्यादा एक्टिव होती है, ओल्ड एज में डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तभी तो इम्यूनिटी कम हो जाती है धीरे धीरे एज के साथ में। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, सुपररेनाल ग्रंथि भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई किडनी है तो किडनी में अंदर का पार्ट होता है मेड्यूला, बाहर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स। तो किडनी की जो बाहरी सतह होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एल्डोस्टेरोन, कार्टिजोल, सेक्स कार्टिकॉइड। ठीक है, ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो ब्लड में वाटर और साल्ट के लेवल को कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ब्लड में साल्ट और वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। कार्टिजोल जो होता है ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और सेक्स कार्टिकॉइड जो होता है सेक्सुअल कैरेक्टर की मैच्योरिटी के लिए। सेक्स कैरेक्टर की मैच्योरिटी मतलब आवाज़ का भारी होना, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मेडुला जो होता है, मेडुला से
आंतरिक जो सरफेस होती है, आंतरिक सरफेस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं एड्रिनलिन की। यह क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को ज़्यादा कर देता है, रेस्पिरेशन रेट को ज़्यादा कर देता है, पल्स रेट को ज़्यादा कर देता है। और नॉर एड्रेनलिन है, ये सारी चीज़ें कम करता है। ये दोनों सप्लीमेंट्री हार्मोन है, पूरक हार्मोन्स हैं। इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इनको 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ये 3 प्रकार के एफ हैं। ये पूछा जाता है उड़ो और लड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। अब बात आती है एड्रेनलिन वर्लिज्म। एड्रेनलिन वर्लिज्म अगर ज़्यादा होगा किसमें, फीमेल्स में, तो फीमेल्स में मेल जैसे कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे, चेहरे पर औरतों के दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, आवाज़ का भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। 8वीं ग्रंथि है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज अगन्या से है। मिश्रित ग्रंथि है, 2 प्रकार के एंजाइम्स को हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रकार को स्रावित करती है। अगर हम हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, जो कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस हमने देखी थी कि अगर ग्लूकोज मीठा ज़्यादा खा लिया है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, इंसुलिन की उपस्थिति में, ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। और जेनेलिस प्रोसेस मतलब ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जब हम फास्ट करते हैं। दूसरा कौन सा हार्मोन देता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन वो वापस उसका रिवर्स प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जब हमने फास्ट किया तो जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है, वो ग्लूकागोन हार्मोन करता है। एंजाइम कौन कौन स्रावित करता है, एंजाइम स्रावित करता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज ग्लाइकोजन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन है, क्राइमोट्रिप्सिन है, पेप्टाइड को पेप्टोन्स में बदलता है। मतलब जब प्रोटीन का पाचन होता है ना, तो प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन पेप्टाइड को पेप्टोन्स में बदलता है। तो हमने एक ऐसे देख सकते हैं कि प्रोटीन किस में टूटता है, पेप्टाइड में। पेप्टाइड किस में टूटता है, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स किस में टूटता है, एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेप्सिन एंड रेनिन। और पेप्टाइड को पेप्टोन में कौन बदलता है, वो होता है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वो वसा में पाया जाता है, वसा के पाचन में मुख्यतः इसका जो वसा का पाचन मुख्यतः बाइल जूस से होता है, पित्त से होता है, जिसका स्राव यकृत से होता है, लीवर से होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगन्या से वो लैंगरहैंस द्वीप समूह भी कहलाता है, ठीक है। और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक डेल्टा सेल, एक बीटा सेल, एक अल्फा सेल और एक पीपी सेल। जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल में इंसुलिन स्टोर होता है, एफ बेटिंग ने इसकी खोज की थी, इसके अंदर जिंक पाया जाता है। अल्फा सेल में ग्लूकागोन होता है। और जो डेल्टा सेल और पीपी सेल होती है वो स्पीड या रेट को कंट्रोल करती है। अगन्याशय को लैंगरहैंस द्वीप समूह भी कहलाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं फटाफट। हमारे शरीर का संवेदी अंग है। मीन क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाता है। इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी डिफरेंट पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। न्यूरॉन क्या कहते हैं, न्यूरॉन जो होती हैं शरीर की सभी लंबी कोशिका होती हैं जिनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। न्यूरॉन में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। देख लेते हैं फटाफट कि ये ऑर्गन है और ये साइनेप्स हैं टर्मिनल, इनके बीच में जो होते हैं उनको एक्सॉन्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। ऑर्गन से टर्मिनल तक जो एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना पहुंचती है, वायर्स जो जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बॉडी की सेंटर पार्ट में पाया जाता है। ब्रेन और मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु, ये कह सकते हैं। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये मस्तिष्क या मेरुरज्जु। जो परिधीय या पेरिफेरल जो होता है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, सोमेटिक और ऑटोनोमस। सोमेटिक होता है उसको पराधीन बोलते हैं, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब जैसे हाथ है, आँख हैं, ठीक है ना, इनको हम
यूज़ कर सकते हैं, हाथ को उठाना वगैरह। ऑटोनोमस स्वाधीन तंत्रिका तंत्र मतलब जिसमें हर्ट आ गया, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं एसएनएस की, तो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं ऐच्छिक अंग। तो जब सिग्नल सीएनएस से ऐच्छिक अंगों तक पहुंचते हैं, देखो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐच्छिक अंग हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जब सिग्नल सीएनएस से ऐच्छिक अंगों तक जाता है तो पराधीन तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सोमेटिक के भी दो भाग होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपाली तंत्रिकाएं, हमारे कपाल में 8 हड्डियां होती है तो कपाली तंत्रिका तंत्र, और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपाली तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड्स, जो कि हमारे गर्दन वाले भाग में होते हैं, 31 जोड़ी पाई जाती हैं। कपाली तंत्रिकाएं जो ब्रेन के हेड से अलग अलग हिस्सों तक जुड़े होते हैं, जैसे आँख की नर्व्स होती हैं वो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, कान की एकॉस्टिक नर्व होती हैं, नाक की गस्टेटो या ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, या टोटल ये नर्व्स होती हैं 24। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा बॉडी के अलग अलग भागों तक जुड़े हुए नर्व्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती हैं। एएनएस क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, मतलब जो सिग्नल्स हैं वो अनैच्छिक अंग, जैसे अगर हम हार्ट को कहें कि थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद कर दे तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब हम जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है उनसे सिग्नल जाते हैं सीएनएस तक, वो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके भी दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपीय और परानुकंपीय, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुकंपीय एक्साइट करने वाले सिग्नल सेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बात की थोड़ी गलत लहजे में, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो एक्साइटेशन वो सिग्नल का कौन सेंड करेगा? अनुकंपीय, सिंपैथेटिक। और शांत करने वाले जो है वो कौन भेजेगा? परानुकंपीय। जैसे किसी को देखकर गुस्सा आता है तो सिग्नल जाएगा बीपी बढ़ाओ, हार्ट बीट बढ़ाओ। इमोशनल होंगे तो बीपी को कम करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा। टाइप्स ऑफ नर्व्स, कितने नर्व्स होती हैं? 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद में ब्रेन की बात कर लेते हैं फटाफट। ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ब्रेन का जो वेट होता है वो 1350 से 1450 ग्राम होता है, ठीक है। ब्रेन का भार जितना ज़्यादा होता है उतना ही माइंड शार्प होता है। शरीर का 5% भार मस्तिष्क का होता है। हमारे शरीर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और ग्लूकोज का 20% यूज ब्रेन के द्वारा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ब्रेन की एक्टिविटी जांचने के लिए होती है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मानेसर, गुरुग्राम में है। न्यूरॉन की डेथ जो होती है उसको बायोलॉजिकल डेथ भी कहा जाता है। मतलब अगर जो कोमा में चला जाता है ना आदमी, वो बायोलॉजिकल डेथ, कि उसका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है, ब्रेन डेड। मस्तिष्क के चारों ओर, ब्रेन के चारों ओर संयोजी ऊतक की 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिनको ड्यूरामेटा, आर्कनॉइड, पियोमेटर कहते हैं, 3 प्रकार की, ठीक है। आर्कनॉइड व पायोमेटर, मतलब जो नीचे वाली होती हैं, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मेरुद्रव की मात्रा बढ़ जाने पर मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का बुखार बीमारी हो जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ब्रेन की स्ट्रक्चर में 3 ब्रेन अखरोट के समान कह सकते हो स्ट्रक्चर, 3 भाग होते हैं। 4 ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, प्रो सेंसिफिलोन, मिड ब्रेन होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, उसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। जो पहला होता है 4 ब्रेन, उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेमस्तिष्क, सेरेब्रम, फिर राइनेन्सेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित पिंड होता है, 2/3 भाग होता है मस्तिष्क का, जिसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। आगे देख लो इसके जो मुख्य कार्य हैं। जो राइट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर में आर्ट, स्पीच, क्रिएटिविटी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर वो होता है तर्क शक्ति, रीजनिंग, गणितीय योग्यता, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, मेमोरी, इनके लिए। फीमेल्स में ज़्यादा विकसित होता है राइट वाला, जिसमें बोलने का तरीका, चीज़ों को सजाने का तरीका, वो सारी चीज़ें जो क्रिएटिविटी होती है ना एक तरह से, वो ज़्यादा आती हैं। एनसेफेलॉन ये जो होता है गंध भाग से संबंधित होता है, मतलब सूंघने से संबंधित भाग का। और डाइनेन्सेफेलॉन होता है वो इन चीज़ों को नियंत्रित करता है, थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, ठीक है, एमिग्डाला
हिप्पोकैम्पस, ये इसके पार्ट्स होते हैं। थैलेमस की बात कर लेते हैं। थैलेमस में चेतक होता है जो डाइनसेफेलन का भाग होता है, रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है। थैलेमस जो होता है ठंडा, गर्म, दर्द, खुशी, दुख, पीड़ा, स्वाद आदि का एहसास करवाता है। केवल 55 मिनट तक कार्य करता है। 55 मिनट के बाद में इनएक्टिव हो जाता है। 55, अगर मान लीजिए आपके दर्द हो रहा है तो 55 मिनट बाद में दर्द का एहसास आपको नहीं होगा। हाइपोथैलेमस है, उसको हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले सारे हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है उसको मिड ब्रेन, जो कि छोटा भाग होता है, 2 भाग पाए जाते हैं इसमें भी, ठीक है ना, वो अपने काम के नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछता। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। सेरेबेलम होता है, पोन्स होते हैं, मेंडुला ऑब्लंगेटा होती है, ठीक है ना। कंकालीय पेशी को नियंत्रित करने, जैसे दौड़ने, फिरने, चलने, लिखने आदि को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम करता है। अनुमस्तिष्क करता है। संतुलन साम्यावस्था स्थापित करता है। अगर मान लीजिए किसी ने शराब पी ली है तो शराब पीने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? अनुमस्तिष्क होगा, सेरेबेलम होगा, वो लड़खड़ाने लग जाएगा। पोन्स जो होते हैं, पोन्स बैरोलाइफ बोलते हैं उनको, मेंडुला ऑब्लंगेटा और मस्तिष्क के अन्य भागों के बीच में एक कम्युनिकेशनल पाथ का निर्माण करता है। चबाने, लार, श्रावण, नेत्रों की गति, अश्रुपात की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, खोपड़ी का जो फॉर्मे ऑफ मैग्नम होती है, बाहर निकली रहती है, तो एक तरह से डंडा जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, उससे जुड़ी होती है, मतलब एक तरह से हिंज होती है। गर्दन से कमर तक पहुंचते पहुंचते पतले धागे के समान होती है। लंबाई इसकी 45 सेंटीमीटर होती है। 4 से 5 वर्ष बाद इसकी जो है वृद्धि होना बंद हो जाती है। इसी के समान मस्तिष्क में 3 आवरण पाए जाते हैं, इसमें भी 3 आवरण पाए जाते हैं। मेरुरज्जु ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे गर्म चीज़ पर हाथ रखने पर तुरंत हाथ को खींच लेता है ना, वो सारे किसके काम है? स्पाइनल कॉर्ड के काम हैं। स्पाइनल मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती हैं। खरगोश में कितनी होती हैं? 37 जोड़ी होती हैं। मिनरल्स की बात कर लेते हैं फटाफट। मिनरल्स मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं। जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल्स होते हैं। कम मात्रा में आवश्यक कौन कौन से होते हैं? आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट। अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। माइक्रो मिनरल्स बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे आयरन है, किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, पालक से, फिश, पालक में सर्वाधिक होता है। आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं, मतलब एनीमिया रोग नहीं होता है। लंबी हड्डियों में बोन मैरा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में हीमो और ग्लोबुलिन दो, हीमो का मतलब आयरन, और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है, हमने कहा था ना आरबीसी में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, तो वो मिलकर एचबी का, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ब्लड का कलर लाल होता है इसी कारण। बच्चे का हमने पढ़ी लिया, प्लिया में होता है, आरबीसी का अभाव होता है। बोन मैरो का अभाव होता है तो आरबीसी में निर्माण होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कॉपर की। कॉपर है, इसका और क्यूपेराइट है, विद्युत का दूसरा बड़ा कंडक्टर है, पहला सिल्वर है, ठीक है। सोर्स क्या है कॉपर के? दूध, अनाज, फल, सब्जी। कार्य क्या है? जो आयरन जो हीमोग्लोबिन में होता है उसको वापस यूज़ करता है। कमी से एरक्ता, अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। त्वचा में पीलापन या जॉन्डिक रोग जो होती है, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती एक तरह से। बोन मैरो, उसके बाद में बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट का सोर्स क्या है? दूध, मांस, मछली, दूध, मांस, सब्जी, अनाज। कार्य क्या है कोबाल्ट का? विटामिन B12 के निर्माण में हेल्प करता है। विटामिन B12 मेमोरी बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है। कमी से रोग क्या है? एनीमिया हो जाता है, बिल्कुल। जिंक कैलेमिन इसका अयस्क है, जस्ता जिसे बोलते हैं। दूध, अनाज, फल, सब्जी में पाया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिंक। कमी से रोग डाइजेसिया, स्वाद का पता नहीं लगता है, मतलब जीभ पर जो है जिंक की कमी हो जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं जिंक के बाद में आयोडीन की। आयोडीन सोर्स क्या है? नमक या समुद्री भोजन या मछली। इसका कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में हेल्प करता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड है। फिजिकल मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है। कमी से रोग कौन सा होता है? घेंगा या क्रेटिनिज्म, ठीक है। माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं, कैल्शियम, मिल्क, बनाना, फ्रूट्स, अनाज, ठीक है, और लाइम, चूना, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। बोन और टीथ के निर्माण में।
और इनकी मजबूती के लिए ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फास्फोरस का सोर्स क्या है? हरी सब्जी, फल, दूध, अनाज। बोन व टीथ की मजबूत करता है। मैग्नीशियम दूध व फल व पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मस्कुलर एक्टिविटीज़, मांसपेशी गतिविधियों में हेल्प करता है। शरीर में पथरी को दूर करने में मैग्नीशियम मदद करता है। इसलिए दूध पीना चाहिए, फल खाने चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन जो है नमक में पाया जाता है, समुद्री भोजन में पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जल के शुद्धिकरण में, फूलों का रंग उड़ाने में क्लोरीन की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, दांतों को प्रोटेक्ट करता है। कमी से दंत क्षय, फ्लोरोसिस या दांत पीले हो जाते हैं। दोस्तों ये पूरा बायो का एक टॉपिक था हमारा। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।